स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत के कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैप्टर 8.pdf नाम की एक फाइल से है। हाँ। और ये एक बड़ी बातचीत का हिस्सा लगता है। फोकस है उन्नत प्राणियों पर, हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स, HEBs। बिल्कुल, बिल्कुल। और मानवता की मदद करने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस पर। इस स्रोत में ना कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे अलौकिक मदद की बात, इंसानियत का जागरण। हाँ, ये भारी विषय है। और हाँ, कुछ विचार ऐसे हैं जो पहली बार सुनने में शायद थोड़े अजीब लगें, हाँ? अविश्वसनीय। स्रोत खुद भी मानता है ये। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? वो कहता है कि ये बहुत दिलचस्प होता जा रहा है और हम काफी अनोखे क्षेत्र में जा रहे हैं। ये तो है। मतलब पहले से ही वो मान रहे हैं कि ये आसान नहीं है। हाँ, तो आज हमारा इरादा बस यही है कि इन विचारों को, जैसे स्रोत में भी कहा है, खुले दिमाग से देखें, टटोलें। बिल्कुल, एक खुली चर्चा की तरह। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो शुरुआत में ही ये स्रोत एक बड़ा फर्क साफ करता है। अच्छा, किस तरह का फर्क? वो कहता है, एक बात है ये मानना कि HEBs मतलब ये उन्नत प्राणी शायद कहीं ब्रह्मांड में हैं, मौजूद हैं। हाँ, ये तो आजकल काफी लोग सोचते हैं, मानते हैं। हाँ, और इस संवाद श्रृंखला की पिछली कड़ी में, जिसे स्रोत बुक 3 कहता है, उसमें इस पर बात हुई भी थी। ओके। लेकिन दूसरी बात ये मानना है कि वो न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि एक्टिव होकर हमारी मदद कर रहे हैं और यहाँ पृथ्वी पर आ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्रोत में वैसे पिछले कुछ 100 सालों की UFO साइटिंग्स का भी जिक्र है, हल्का सा। जो शायद इशारे हों। हाँ, शायद उनके होने की तरफ इशारा हो, पर सक्रिय मदद यहाँ आना, वो एकदम अलग लेवल की बात है। हाँ, बिल्कुल। और ये फर्क समझना मेरे ख्याल से इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें एक धुंधली सी संभावना से निकालकर एक ठोस जमीनी बहस में ले आता है ना? सही बात है। मतलब सोचिए, सिर्फ ये मानना कि हाँ, कहीं बहुत दूर कोई विकसित सभ्यता हो सकती है, ये तो फिर भी ठीक है। हाँ, कल्पना कर सकते हैं। पर ये मानना कि वो अभी इसी वक्त हमारी दुनिया के मामलों में शामिल हैं, शायद हमारी मदद कर रहे हैं, इन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। स्रोत खुद इस पर जोर देता है। वो कहता है काल्पनिक अस्तित्व और यहाँ और अभी सहायता, जिसमें हमसे मिलना भी शामिल है, दो अलग चीजें हैं, दो नाटकीय रूप से अलग चीजें। नाटकीय रूप से अलग। तो मतलब मुद्दा सिर्फ उनके होने या न होने का नहीं रह जाता। हाँ, बल्कि उनके इरादे क्या हैं, वो कर क्या रहे हैं, क्या वो वाकई यहाँ है, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। ये पूरी बातचीत को कहीं ज्यादा गहरा और शायद कुछ लोगों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देता है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक है दूर सितारों में जीवन की कल्पना, और दूसरा है ये सोचना कि वो पड़ोस में आ चुके हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए स्रोत में इन HEFs की मदद वाले विचार और इंसानियत को जगाने के लिए दिए गए तीसरे निमंत्रण के बीच एक कनेक्शन भी बताया गया है। अच्छा, तीसरा निमंत्रण, ये क्या है स्रोत के हिसाब से? इसे स्रोत एक तरह से आध्यात्मिक जागरूकता या चेतना के विकास का एक बड़ा मौका बताता है। ओके, एक बड़ा अवसर। हाँ, पर यहाँ पर थोड़ी उलझन सी लगती है मुझे। क्या इस स्रोत के मुताबिक इंसानियत के इस जागरण के लिए HEFs की मदद पर यकीन करना जरूरी है? अच्छा सवाल है। क्या ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं? मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इसका जवाब एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देकर देता है। अच्छा, कैसे? वो कहता है कि HEFs की मदद का ये जो विचार है ना, वो उस तीसरे निमंत्रण यानी आध्यात्मिक जागरण की दावत में परोसे गए कई तरह के नाश्तों या हॉर्स डव्स जैसा है। हॉर्स डव्स मतलब स्टार्टर्स जैसा? हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आपको किसी पार्टी का न्योता मिलता है, हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको वहां मिंबिंग के रखी हर एक चीज खानी ही पड़ेगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी मर्जी है। हाँ, आप न्योता कबूल करते हैं, पार्टी में जाते हैं, पर चुनते वही हैं जो आपको पसंद हो। या सही बात है। सही बात है। स्रोत बिल्कुल यही बात कहता है। वो कहता है यह EHB सहायता का विचार निमंत्रण का हिस्सा है, निमंत्रण स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब साफ है, यहाँ व्यक्तिगत चुनाव और विश्वास की आजादी पर जोर है। हाँ, आप इंसानियत के जागरण के रास्ते पर, अपनी चेतना के विकास के रास्ते पर चलने का फैसला कर सकते हैं। हाँ,
भले ही आप EHBs के होने या उनकी मदद वाले विचार से सहमत न हो या उस पर यकीन न करें। अच्छा। एक फैसला दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये उन लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है जो जागरण के विचार से तो जुड़ते हैं, पर ये अलौकिक मदद वाली बात उन्हें थोड़ी ज्यादा लगती है। उसका आनंद ले सकते हैं, भले ही कोई खास डिश आपको ना जमे। ये वाकई दबाव कम करता है। बिल्कुल। तो यानी फोकस बड़े लक्ष्य जागरण पर है और बाकी के विचार सहायक हैं, अनिवार्य नहीं। बिल्कुल सही। और इसी बिंदु से जुड़कर स्रोत का एक सबसे अहम बार बार दोहराया जाने वाला संदेश सामने आता है। वो क्या है? हमेशा अपना दिमाग खुला रखो। ओपन माइंड। हाँ, खासकर उन चीजों के बारे में जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। स्रोत में एक जगह सीधे तौर पर कहा गया है, हमेशा अपना दिमाग खुला रखो, सब कुछ संभव है, खासकर वे चीजें जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ये तो वैसे भी अच्छी सलाह है तो, लेकिन ये सलाह यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये पूरा संवाद ही, जैसा कि स्रोत का दावा है, ईश्वर के साथ बातचीत पर आधारित है। हाँ, ये तो इसका मूल आधार है। अब ये विचार ही अपने आप में कई लोगों के लिए बहुत असाधारण या अकल्पनीय हो सकता है। सही है। तो अगर कोई इस संवाद के मूल आधार को ही स्वीकार करने को तैयार है, तो फिर दूसरी असाधारण संभावनाओं जैसे कि हेब्स की मदद के लिए दिमाग खुला रखना ज्यादा तर्कसंगत लगता है। हाँ, मतलब एक बड़ी छलांग लगा ली है विश्वास की। हाँ। तो स्रोत एक तरह से इशारा कर रहा है कि अगर आप एक बड़ी असंभव लगने वाली बात मान रहे हैं, हाँ। तो दूसरी छोटी असंभव लगने वाली बातों को सिरे से खारिज क्यों कर देना। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। और स्रोत इसी से जोड़कर एक और गहरी तुलना करता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कौन सी तुलना? वो इस बात पे ध्यान दिलाता है कि कैसे कुछ लोगों के लिए ईश्वर से सीधे संवाद करने का विचार, हाँ। यानी अपने अंदर की गहरी समझ या इंट्यूशन तक पहुंचने का विचार, हाँ। शायद स्वीकार करना ज्यादा आसान हो। अच्छा। बजाय इसके कि वो ये माने कि कोई उन्नत अलौकिक प्राणी उनकी मदद कर रहे हैं। हेब्स वाला विचार ज्यादा साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है। हाँ, ये हो सकता है। स्रोत में एक तरह का सवाल उठाया गया है जो हमें अपने पूर्वाग्रहों पर सोचने पर मजबूर करता है। तो तुम ये स्वीकार कर सकते हो कि ईश्वर तुमसे संवाद कर रहा है, लेकिन तुम उन्नत प्राणियों द्वारा तुम्हारी मदद करने के बारे में इतने निश्चित नहीं हो। वाह, ये तो सीधा सवाल है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम किन असाधारण विचारों को ज्यादा आसानी से अपना लेते हैं और किन्हें शक की नजर से देखते हैं। क्या ये हमारी कंडीशनिंग की वजह से है? शायद ईश्वर का कॉन्सेप्ट ज्यादा अमूर्त लगता है, पर्सनल लगता है, जबकि एलियंस की मदद ज्यादा ठोस और इसलिए ज्यादा अविश्वसनीय हो सकता है। स्रोत हमें ये सवाल पूछने के लिए उकसाता है ना? बिल्कुल। ये हमें अपने विश्वास के दायरे और उनकी सीमाओं पर सोचने को कहता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत याद दिलाता है, कि उन्नत प्राणियों द्वारा दूसरों की मदद करने का ये विचार इस संवाद श्रृंखला के लिए कोई बिल्कुल नया नहीं है। अच्छा, ये पहले भी आया है? हाँ, इसे पहले भी छुआ गया है, खास तौर पर उस हिस्से में जिसे बुक 3 कहा गया है। ओके, बुक 3 में। हाँ, वहां विस्तार से बताया गया था कि जब कोई प्रजाति चेतना और तकनीक में बहुत उन्नत हो जाती है, हाँ, तो वो भौतिकी के नियमों पर महारत हासिल कर लेती है, जैसे समय और स्थान में यात्रा करना। वाह, टाइम एंड स्पेस ट्रैवल। हाँ, और फिर वो अक्सर दूसरी कम विकसित सभ्यताओं को भी विकसित होने और महारत हासिल करने में मदद करने का प्रयास करती है। अच्छा, वो दूसरों की मदद करते हैं। हाँ, स्रोत उस पुरानी बातचीत का एक हिस्सा सीधे सीधे कोट करता है। वहां कहा गया था, जब तुम्हारी पूरी प्रजाति महारत हासिल कर लेगी, तब तुम समय और स्थान में आसानी से यात्रा करोगे और तुम दूसरी प्रजातियों और सभ्यताओं को भी महारत हासिल करने में मदद करने की कोशिश करोगे। और फिर स्रोत याद दिलाता है कि इस बात पर तुरंत एक सवाल पूछा गया था। क्या सवाल? ठीक वैसे ही जैसे दूसरी नस्लों और दूसरी सभ्यताओं के लोग अभी हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, जिसका जवाब मिला था? बिल्कुल ठीक यही। बिल्कुल ठीक यही। तो ये विचार कि शायद कोई और हमारी मदद कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान भविष्य में शायद दूसरों की मदद करेंगे, ये पहले भी सामने आ चुका है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी पेश किया जा चुका था। और स्रोत में, जहां तक मुझे याद है, इस बात का जिक्र भी है कि ये बातचीत करने वाला इंसान खुद उस पिछली चर्चा को लगभग भूल सा गया था। हाँ, बिल्कुल। ये बात स्रोत के एक और बड़े पॉइंट को मजबूत करती है, जो इंसान की भूलने की आदत के बारे में। हाँ, ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस। हाँ,
हम अक्सर जरूरी बातें, गहरे संदेश भूल जाते हैं, भले ही वो हमारे सामने बार बार क्यों ना आए। ये एक मार्मिक बिंदु है ना। यस। स्रोत कहता है, मेरे संदेश तुम्हें वर्षों से सुसंगत रहें, जो सुसंगत नहीं रहा है वो है तुम्हारा उन्हें याद रखना। वाह। ये इस बात पे जोर देता है कि संदेशों या सच्चाइयों में एक निरंतरता हो सकती है, लेकिन हमारी याददाश्त, हमारा ध्यान वो अक्सर भटक जाता है। हाँ, ये तो होता है। हमें शायद बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, और ये इस बातचीत के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। अगर एचईबीएस की मदद का विचार पहले भी आया था और भुला दिया गया, हाँ। तो ये इंसान की जानकारी को ग्रहण करने और बनाए रखने की क्षमता पर भी एक तरह की टिप्पणी है। मैं सोच रहा था कि ये भूलने वाली बात कितनी आम है, न सिर्फ इस तरह के बड़े विचारों के बारे में, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कितनी अहम बातें भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। स्रोत का ये कहना कि संदेश लगातार हैं, पर हमारी याददाश्त नहीं, ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इसीलिए इन विचारों को बार बार दोहराया जा रहा है। संभवतः ये निरंतर याद दिलाने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें चुनौती देता है। हाँ, चुनौती तो देता है। हमें ऐसे विचारों पर गौर करने को कहता है जो हमारी रोजमर्रा की सोच के दायरे से बहुत बाहर हैं। सही। ये हमें न सिर्फ उन्नत प्राणियों के अस्तित्व और उनकी संभावित मदद पर सोचने को कहता है, बल्कि हमारी खुद की याददाश्त, हमारे विश्वासों की प्रकृति और खुले दिमाग की जरूरत पर भी सवाल उठाता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि ये स्रोत उन्नत प्राणियों एचईबीएस द्वारा मानवता की सहायता करने के कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण विचार सामने रखता है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है, और कुछ लोगों के लिए शायद अविश्वसनीय भी लगे, लेकिन ये विचार अकेले नहीं हैं। ये आध्यात्मिक जागरण, चेतना के विकास और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक बड़ी और गहरी बातचीत का हिस्सा है। बिल्कुल एक बड़े संदर्भ में है ये। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख जो यहाँ से निकलती है वो है खुले दिमाग को बनाए रखने का आह्वान। हाँ, ओपन माइंडेडनेस। उन अवधारणाओं के प्रति भी खुला रहना जो हमें पहली नजर में अजीब, नामुमकिन या कोरी साइंस फिक्शन लगती हैं। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? इस स्रोत के तर्कों के आधार पर ना एक आखिरी विचार दिमाग में आता है जो काफी गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, क्या? अगर ये मान लें, जैसा कि स्रोत सुझाता है, कि उन्नत प्राणी या सभ्यताएं विकास के सफर में दूसरों की मदद करती हैं, हाँ। उन्हें चेतना और क्षमताओं में महारत हासिल करने में सहायता करती हैं, ओके। तो फिर मानवता की क्या भूमिका हो सकती है अगर वो कभी चेतना के उस उन्नत स्तर तक पहुंच जाए? मतलब अगर हम वहां पहुंच गए तो? हाँ, ये उस विचार से जुड़ता है जिसका जिक्र बुक 3 वाले हिस्से में था, कि इंसान भी आखिरकार दूसरों की मदद करेंगे। हाँ, वो बात। तो सवाल ये उठता है, अगर हम वाकई विकसित होते हैं, चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, तो क्या हमारी नियति में भी दूसरों का मार्गदर्शक बनना, दूसरी उभरती हुई सभ्यताओं की सहायता करना लिखा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? ये भविष्य के गर्भ में छिपा एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अभी नहीं मिल सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से सोचने के लिए, मनन करने के लिए एक शक्तिशाली विचार है। हाँ, हमारी अपनी प्रजाति की अंतिम संभावनाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बिल्कुल सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।